हाँ तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं साकिब एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। जिसमें आप कनेक्ट करें, बेहतर कनेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। हालांकि बहुत से खबरें आ रही हैं कि पेपर आउट हुआ है और सबूत भी मिल गया है। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पेपर कैंसिल हो। हालांकि जो भी हो, आपको अपनी तैयारी करती रहनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर कैंसिल होते रहते हैं और बच्चों की जो उम्मीदें हैं उससे पानी फिरता रहता है, एज बढ़ती रहती है और डिप्रेशन में जाते रहते हैं। पता नहीं कब क्लियर होगा और कब सारे एग्ज़ाम फेयर तरीके से होंगे। हालांकि चलिए, तो मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ, आपका एजुकेटर। और मैं अब शुरू करने वाला हूँ दोस्तों, किरण पब्लिकेशन। ये जो आप बुक देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की, इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैं ये सोचा कि जैसे आने वाला एग्ज़ाम DSSP है, TGT इंग्लिश का, उसके बाद आपका बिहार 4.0 भी हो सकता है, और भी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश काम आती है, जैसे आपका अगर SSC वगैरह का भी एग्ज़ाम है तो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। मैंने सोचा कि डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, जिसमें थोड़े से सिनोनियम्स और थोड़े से आपके इडियम फ्रेजेस, और कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके इडियम वो कॉमन एरर के क्वेश्चन हो, जो डेली बेसिस पे किए जाएं, जिसके सारे फैक्ट्स बताए जाए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कहने को 20-25 क्वेश्चन कम है, लेकिन अगर आप डेली बेस पे देखेंगे और 6-7 महीने अगर आप देखेंगे तो आप कई हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। इसमें आपको कॉमन एरर बताना है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप कॉमन एरर सोच सकते हैं कि वो लाइव नहीं चल रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। कॉमन एरर का क्या वर्ड बाय वर्ड। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड, हमने देखा एक्सप्रेस्ड लिखा है, इसका मतलब हमें सेंस रखना चाहिए कि हाँ, हमारा सेंटेंस कौन सा है, V2 है, पास्ट टेंस में है। अब आगे भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। अब हमने देखा कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। मैंने कहा दा जो होता है दोस्तों आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो कोई चीज़ डेफिनेट है तो उसके आगे यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने बोला कि कोई डॉक्टर उसने एक रिकमेंड किया किसी वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन का नाम नहीं बताया है, इसीलिए यहाँ पर इस वैक्सीन के आगे दा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, रिकमेंडेड वैक्सीन। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया था कि दा जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है, हमेशा डेफिनाइट के साथ यूज़ होता है, इसीलिए वैक्सीन से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ने जिक्र नहीं किया है कि कौन सा वैक्सीन है वो। अगर किसी वैक्सीन का नाम देता तो हम दा लगाते, अदरवाइज यहाँ दा नहीं लगेगा। दा हटाने के बाद हमारा आंसर किस में, हमारा एरर किस में है, 3 नंबर पार्ट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग को देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। वी हैव डिस्कसिंग, हमने देखा कि यहाँ पर वी हैव के बाद डिस्कसिंग आगे। मैंने दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा यूज होता है, लेकिन आगे कहीं भी ऐसा टाइम का सेंस नहीं हो रहा है कि कहीं भी टाइम फॉर या सिंस दिया। अगर आगे कहीं भी टाइम या फॉर दिया होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते, वी हैव बीन लगा देते, हमारा सेंटेंस सही हो जाता। हालांकि एरर इसी पार्ट में है। अगर आप एरर 1 नंबर लगा के आएंगे तो आपको सही माना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके जगह यूज़ क्या होगा। तो यहाँ पर कहीं भी टाइम का बोध नहीं हो रहा है, मतलब टाइम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वी हैव बीन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे जो एक्यूरेट चीज़ यूज़ होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। इसको हटा के वी डिस्कस्ड, ठीक, वी डिस्कस्ड ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ नो एरर। यहाँ पर आप वी हैव डिस्कस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो एक्यूरेट है वो सेकंड ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो समझ में आया आपका दोस्तों। तो हमारा सेंटेंस का है वी डिस्कस्ड ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का है कि चिल्ड्रेन एन्जॉय लिसनिंग टू घोस्ट्स स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या मिस्टेक है। कोई चिल्ड्रन, हमने देखा चिल्ड्रेन सही है। अब हम वर्ड बाय वर्ड लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि हम पकड़ में आना। हमने कहा यहाँ से पढ़ेंगे चिल्ड्रेन एन्जॉय लिसनिंग टू, एन्जॉय के बाद लिसन है तो लिसनिंग हमेशा इस फॉर्म में आता है, टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। हैलोवीन नाइट क्या होता है दोस्तों, एक तरह का फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं हैलोवीन नाइट, जहाँ पर आप भूत जैसा कुछ मुखेटा लगाकर या फिर कवर करके अपने फेस को भूत के जैसा वहाँ पर आप पार्टी भी जाते हैं, या नाइट हैलोवीन नाइट होता है तो उसी तरीके के आपको भूत का पहनेंगे और आप जाएंगे पार्टी में। वो एक ड्रेस कोड होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि हैलोवीन नाइट जो एक स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दा।
क्योंकि एक स्पेशल फेस्टिवल है, एक स्पेशल चीज़ की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे द हॉलोवीन नाइट। किसी एक स्पेशल रात की बात हो रही है, नॉर्मल वाली रात की बात नहीं हो रही, एक स्पेशल रात की बात हो रही है, इसलिए हम कहेंगे चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन द हॉलोवीन नाइट। ठीक है, चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चौथा क्वेश्चन, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब हमने देखा कि अब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो यहाँ पर जो वर्क्स है इसका मतलब होता है कार्यस्थल। कार्यस्थल, यहाँ पे कार्यस्थल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, मतलब मेरा बहुत सा काम है। तो हम यहाँ पर वर्क्स ना यूज़ कर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर्क। मतलब हम एस को हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई हैव मैनी वर्क टू डू। ठीक, अगले में बढ़ते हैं। देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। वर्ड बाय वर्ड, देयर आर सो मैनी फील्ड्स। देखो ये जो है आपस में एक कभी भी एस और एस नहीं लगता फील्ड्स के आगे, तो हमेशा एक ऐसा यूज़ होगा फील्ड। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा मैनी यूज़ नहीं होता दोस्तों, मच यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैनी भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा, मच फिल्थ। तो लिखा देयर आर सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। ठीक है, दोनों समझ में। यहाँ पर वर्क्स की जगह वर्क आएगा, यहाँ पर फिल्थ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा। ऐसे डेगर्स होता है, डेगर्स, वहाँ भी एस और एस नहीं लगता, और यहाँ पर एस हट जाएगा इसके साथ जो अनकाउंटेबल है, इसलिए मैनी ना आके मच आएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आई केम टू स्कूल सेम यूजुअल टाइम। ठीक है, अब हमने देखा कि अब हम लोग वर्ड बाई वर्ड, आई केम टू स्कूल सेम यूजुअल टाइम, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं, जो गड़बड़ी है वहाँ यहाँ पर है, अगर है तो देखिए सेम यूजुअल टाइम जो है वो सही नहीं है, या द सेम टाइम। ठीक, ये तो यूज़ करेंगे आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम, या तो ये यूज़ करेंगे। अगर आपको यूजुअली भी इसमें लेना है, अगर आपको यूजुअली वर्ड यूज़ करना है तो यूजुअली के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। तो हम यूज़ करेंगे आई केम, यूजुअल और सेम एक साथ नहीं ले सकते, ये सुपर फ्लॉसेस हो जाएगा। यूजुअल का भी सेंस लगभग वही आ रहा है और सेम का भी वही आ रहा है, इस वजह से हम लोग दूसरा कैसे लिख सकते हैं कि आई केम टू स्कूल यूजुअल, आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम, आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम। ठीक, तो अगर आप यूजुअल यूज़ कर रहे हैं तो सेम यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक सुपर फ्लॉसेस का काम करेंगे, सेम मीनिंग देते हैं। तो या तो आप लोग लिखिए आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम, या फिर आप लोग लिखिए कि आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन बोलता है कि द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड, द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या ऐसा गलती हो सकता है, हम वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, हम लोग वर्ड बाय वर्ड लिया। द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, हमने देखा कि अब वैसे तो हमें कोई गलती इसमें दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी हम देखते कहाँ गलती हो सकती है। हमने देखा यहाँ कुछ गलती नहीं है, 2 है तो 2 के बाद हमेशा V1 आता है, तो हमने देखा ठीक है V1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2 है, 2 के बाद V1 आता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रेफ्रिजरेटर सही है, इट सही है। द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, इसमें नो एरर है, क्योंकि सारे जो ग्रामर के रूल्स होते हैं जो इस सेंटेंस में यूज़ हुए हैं सही हुए हैं। ये नॉर्मल द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस, 2 के बाद V1 आ गया पीपल, 2 के बाद V1 आ गया इट रेफ्रिजरेटर्स। इसके अलावा सब एक वर्ड है जिसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कोई एरर होगा, इसलिए दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं है। अगला बढ़ते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज़। कोई टेक्नीशियन है, उसने कहा कि आप यूज़ करने के बाद इसको संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से मशीन को धो दीजिएगा। अब देखिए हम लोग वर्ड बाय वर्ड, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम, रिमाइंडेड मतलब पास्ट टेंस है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए अगर यूज़ हो तो, अगर वर्ब यूज़ होगा तो पास्ट यूज़ होगा। टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज़। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली। इस थ्रोली का जो मीनिंग होता है अच्छी तरीके से,
इसलिए हमें सेंस लगाना है पूरी संपूर्ण तरीके से। तो हमारा सेम वर्ड यूज़ होगा थोरोली, थोरो, THOROUGH, थ्रो। ठीक, ये थ्रोली है, थ्रोली का मतलब अच्छी तरह, यह थ्रो का मतलब होगा पूरी संपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ इसकी जगह ये वर्ड यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। कुछ अगर यहाँ पर वोकैबुलरी का सीन है दोस्तों, अगर आपको दोनों वोकैबुलरी आ जाए तो आप सेंस के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेप्ट्स इंस्टीड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई बंदा सजेस्ट कर रहा है उसको कि तुम अपने पैसे का यूज़ कर सकते हो अपने कर्ज चुकाने के लिए, मतलब इंस्टीड ऑफ मोटरसाइकिल, कार खरीदने से अच्छा। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है एरर कहाँ है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक ही बार में तो अब वर्ड बाय वर्ड लेके चलिए, वर्ड बाय वर्ड लेके चलते हैं। यू शुड हैव यूज्ड द मनी। ठीक, यहाँ से हमें ये सेंस मिला है कि सेंटेंस जो है पास्ट में है। ठीक, फॉर पेइंग योर डेप्ट्स इंस्टीड बाय अ मोटरसाइकिल, तो टेंस में तो कोई हमारा मिस्टेक नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे पढ़ा यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर, अब वर्ड बाय वर्ड पढ़ के देखते हैं, समझ में आएगा शायद। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेप्ट्स। हमने देखा ये फॉर जो है दोस्तों प्री पोजिशन है। क्या है? प्री पोजिशन। प्री पोजिशन हमेशा वर्ब के साथ ing फॉर्म लेता है। कहीं भी अगर आपका प्री पोजिशन है उसके बाद अगर आप वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब जो होगा वो ing फॉर्म लेगा। तो प्री पोजिशन फॉर ing पेइंग, तो यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, योर डेप्ट इंस्टीड फॉर बाय अ मोटर कार। हमने देखा फॉर के आगे ये भी एक प्री पोजिशन है, ये भी एक प्री पोजिशन है। मैंने कहा था प्री पोजिशन के बाद वर्ब ing लेता है, यहाँ पर वर्ब क्या आ रहा है? ये V1 है। इसलिए हमारा मिस्टेक कौन सा होगा? तीसरे पार्ट में। तो हमारा यूज़ क्या लिखेंगे? फॉर बाइंग। ठीक, यहाँ पे प्री पोजिशन है, प्री पोजिशन के बाद V1 के साथ ing लगता है, तो बाय के साथ ing लगाने का फॉर हमारा बाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर बाय पेइंग योर डेप्ट्स इंस्टीड फॉर बाइंग अ मोटरसाइकिल। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। माई कज़िन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो माई कज़िन सिस्टर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कज़िन वगैरह वाला। आप याद रखें कहीं भी अगर आपका वर्ड कज़िन आ जाए, हम आम बोल चाल में तो बोल देते हैं कि ये मेरी कज़िन सिस्टर है, ये मेरी कज़िन ब्रदर है। हमेशा ग्रामर में कज़िन के साथ कभी भी सिस्टर या ब्रदर का यूज़ नहीं करते। जैसे आपने कज़िन है, कज़िन के साथ ना आप ब्रदर बोलेंगे ना सिस्टर बोलेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा फिर? माई कज़िन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ठीक, कज़िन सिस्टर गलत होता है, कज़िन ब्रदर भी गलत हो। कज़िन के साथ ना ब्रदर ना सिस्टर लगाना है, ओनली आप बोलेंगे कज़िन। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन में पहले से नोट कर ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर सामने नोट करूँगा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप आई होप आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड की ज़्यादा आदत है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा कि आपको स्मार्ट बोर्ड से अच्छा कंटेंट दूं जो आपको फ़ायदा देगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और कॉपी लेकर बैठिए, कंटेंट वही मिलेगा आपको, बहुत अच्छा सॉलिड कंटेंट मिलेगा दोस्तों। क्रेन पब्लिकेशन अपने आप में एक फेमस बुक है जो एग्ज़ाम से पहले हर टीचर आपको बताता है कि उसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और आपने साथ दिया तो शायद कोई रूल आपसे हट के नहीं जाएगा। चलिए हम लोग अगले, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वी शुड एबिट टू द प्रोमिस दैट वी मेड। हमने देखा जैसे ही एबिट देखा हमारे दिमाग में आ गया कि एबिट एक फ्रेजल है, एबिट, और ये हमेशा फॉलो करता है बाय, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। ठीक है, अब एबिट बाय द प्रोमिस, अब बाय और द प्रोमिस के बीच में द आर्टिकल आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो द अकेला नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब में इसके साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें बस क्या करेंगे, वी शुड एबिट बाय द प्रोमिस दैट वी मेक। ठीक है, वी शुड एबिट बाय द प्रोमिस दैट वी मेक, तो इसका एबिट बाय का मीनिंग होता है पालन करना, पालन करना। इतनी बात समझ में आ गई। और बाय, और कभी ये मत सोचिए कि बाय है तो बाय के बाद ये प्रीपोजिशन नहीं आता है, द आता है, लेकिन कब ये एक फ्रेजल वर्ड में यूज़ हुआ इसलिए आ रहा है, अगर सिंगल बाय होता तब नहीं आता। ठीक, अगला क्वेश्चन, देयर इज़ अ बैरियर अमंग द इगहेड एंड द होई पोलियो एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें कुछ नहीं दोस्तों। हमने अगर वर्ड बाय वर्ड देखा, देयर इज़ अ बैरियर अमंग द, बैरियर है किसके बीच, इगहेड एंड द होई पोलियो के बीच,
एगेड और होई पोलियो के बीच है, मतलब दो लोगों के बीच कोई बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो चीज़ों के बीच में बंटवारा या दो चीज़ों के बीच में कोई बात होती है वहाँ बिटवीन होता है और अमंग नहीं यूज़ होता। तो अमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बिटवीन। ठीक, और बिटवीन हमेशा क्या कंजक्शन लेता है, एंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार हो सकता है बिटवीन दे दे और बाद में यहाँ एंड की जगह कोई और कंजक्शन दे दे। तो ध्यान रखिएगा दो लोगों के बीच में हमेशा बिटवीन का यूज़ करते हैं और बिटवीन के साथ जो कंजक्शन आता है हमेशा एंड आता है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन द एगेड एंड द होई पोलियो एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो घबराने की बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं। क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लिव्स सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ आवर ड्रीम हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस। ठीक है, ये हमारा पूरा सेंटेंस है, हमें बिल्कुल एक एक वर्ड पढ़ना है, समझना है। बहुत बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा क्रेडिट व्हेन यूज्ड past tense responsibility can achieve a great number of positive things in our lives such as financing and paying of our dream hybrid और college tuition fees। हमने देखा ऊपर तो कहीं दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने यहाँ पढ़ा हमें पता है कि कहीं भी पे के साथ या तो टू लगता है या फोर लगता है, पे फोर। ठीक, पे के साथ या तो टू आएगा या फोर आएगा। यहाँ लिखा फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ, तो ये गलत है, या यहाँ तो टू लगेगा या फोर लगेगा। तो हो जाएगा फाइनेंसिंग एंड पेइंग टू आवर ड्रीम या फाइनेंसिंग एंड पेइंग फॉर आवर ड्रीम। वो ऑप्शन के हिसाब से अगर बिहार में दे रहे हैं तो हो सकता है टू और ऑफ दोनों आ जाए, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नन ऑफ द अबव देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विद पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल द डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सेंटेंस देखेंगे, सीक्वेंस टेंस का गड़बड़ तो नहीं है, मतलब जिस टेंस में शुरुआत हुआ है ख़त्म भी उसी टेंस में हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि एज विथ पीपल सम मंकीज आर लेजी, मतलब आर लेजी का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ठीक, लाइक दोज हु स्लीप ऑल द डे इन द जू एंड सम वर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, वर। जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो यहाँ से वर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर वर की जगह क्या आ जाएगा, आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एंड सम आर इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस ऑफ टेंस ही चेक करिए। सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर सही है तब आप फिर वर्ड बाय वर्ड जाइए, एक एक वर्ड लेके जाइए, जहाँ पर आपको गड़बड़ मिले टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स इन द एंडिंग ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली वर्चूज एंड वाइज। सबसे पहले मैंने बताया था सीक्वेंस ऑफ टेंस देखिए, हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखें। नो मैटर व्हाट अशोका डिड आ गया मतलब पास्ट टेंस, इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंडिंग ही प्रूव्ड पास्ट टेंस टू बी अनकॉमनली वर्चूज एंड वाइज। हमने कहा सीक्वेंस ऑफ टेंस का तो गड़बड़ नहीं, लेकिन हमने जब यहाँ पढ़ा ये एंडिंग, ठीक, यहाँ पर दोस्तों एंडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन द एंड, क्योंकि अंतिम अंत की बात हो रही है, अंत की बात हो रही है, तो एंडिंग नहीं आएगा। यहाँ पे ईयर्स इन द एंड ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली वर्चू एंड वाइज। ठीक है, आपको समझ में आई इतनी बात। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखते हैं, उसके बाद हम वर्ड बाय वर्ड पकड़ने से बेस्ट ये सबसे अच्छा ये होता है दोस्तों कि आपको एरर थोड़ा एक्यूरेट पकड़ में आ जाता है वर्ड बाय वर्ड। अगर आप देखें और आपने अगर ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं तो वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मॉडर्न medicines has scored significant history against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन हैज़ स्कोर्ड मतलब पास्ट टेंस में सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, देखो गलती अगर लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर हैज़ ना आकर क्या आएगा, है। पहली गलती तो इसमें ये है। ठीक, दूसरी या तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री नहीं आएगा, सेंस के हिसाब से हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विक्ट्री होना चाहिए। या तो ये एरर है
या फिर मैंने मिस्टेक से टाइप किया, एक मिनट में आपको चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ दोस्तों, यहाँ पर विक्ट्री होगा, हिस्ट्री नहीं होगा, मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है। अब देखो, मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्री अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रामा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सीन देखिए, ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन अगर एक चांस और है, अगर आप चाहते हैं हैज़ नहीं हटाना तो आप एस हटा दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, मॉडर्न मेडिसिन हैज़ हो जाएगा। तो वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है, या तो ये सही है। एक तरीका और है, अगर एग्जाम्पल में ये दे रखा है मेडिसिन हैज़, तो ये भी सही है, ठीक है। तो मेडिसिन हैज़ सही है या फिर मेडिसिन हैव सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ़ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया व्यूड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट ऑफ लाइकेंस, ठीक है। अब हमने देखा इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। मैंने आपको एक सेंटेंस, एक रूल बताया था एग्ज़ाम के पहले इफ़ का, कि कहीं भी अगर इफ़ है और उसके बाद V2 है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन वाला है, तो आगे आप वुड प्लस V1 ढूंढेंगे। यहाँ मैंने आपको यहाँ नहीं लगाया, 1 2 सही, वुड प्लस V1। हमने देखा इसके अलावा क्या आ रहा है, मोस्ट, एक मॉडल आ गया हमारा मोस्ट, इसके अलावा कहीं मॉडल यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्ट की जगह वुड आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इफ़ लाइक एक्सिस्टेड ऑन मार्स इट इज़ वुड लाइकली टू बी इन द फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही इफ़ के साथ V2 आएगा तो आप अपना वुड ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये 4 जो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, क्लॉज जो बताए थे, कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक ना एक एग्जाम में ज़रूर पूछे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन ही रखते हैं, इसके बाद हम कुछ वर्ड मीनिंग लेंगे और इडियम फ्रेजेस लेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन की थोड़ा बहुत क्वांटिटी बढ़ा देंगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। हम लोग हल्के हल्के आराम चल रहे हैं, एग्जाम में टाइम है और बहुत से हमारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जब तक एग्जाम से पहले। देखिए इस क्वेश्चन को, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, पहला नंबर हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक। और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, इमेज इट ऑलवेज हैड नो एरर, ठीक है। अब हमने इसमें सेंटेंस को अगर हम देखते हैं दोस्तों कि कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, विल है, ये क्या है, एक मॉडल, मॉडल के बाद बी आ रहा है, तो हमेशा मॉडल के बाद बी जो आता है, मॉडल के बाद ये बी जो आता है हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर बी हट जाएगा, बी को हटा दिया जाएगा, एरर जो हमारा रहेगा इसमें रहेगा तो हो जाएगा और विल इट रिटर्न द, तो हमारा ये सेंटेंस विल, बी को हटा दिया जाएगा। जब बी हट जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बी पैसिव वॉइस में हमेशा मॉडल के साथ जब बी आता है तो थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बी हटा देंगे, यहाँ पर बी हटेगा तो ये एक्टिव वॉइस है, बी हटेगा तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा किसका, वर्ब का, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड, ठीक है। चलिए हमारा कॉमन एरर्स का पार्ट्स खत्म हो गया। ऐसे ही हम लोग डेली कॉमन एरर्स करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ वर्ड मीनिंग की तरफ। पहला वर्ड मीनिंग जो है ल्यूसिडिटी है। तो ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए, इसका सिनोनिम क्या होता है। उस ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ कह लें या क्लियर कह लें, इसका सिनोनिम क्या होगा, क्लियरिटी, ठीक है। वही बात अगर हम फ्लूइडिटी के करें, फ्लूइडिटी और फ्लुएंसी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं धारा प्रवाह, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना एकदम बिना रुके। तो फ्लूइडिटी और फ्लुएंसी का मीनिंग वही होता है। और पोलाइटनेस का मतलब तो वही पोलाइट, जैसे आप हैं, कोई बंदा पोलाइट है, पोलाइटनेस होगा शिष्टता, जैसे शिष्टता होता है उसको बोलते हैं, ठीक। अगला वर्ड है हमारा अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है आंकना, किसी को आंक दिया, कि मतलब बता दिया कि बंदा कैसा, उसके ऊपर कुछ थोप दिया, उसको कहते हैं अप्रेज। तो अप्रेज का सिनोनिम क्या होगा, चार्ज, जज करना, सॉरी अप्रेज क्या होगा, जज करना। जज मतलब आपने उसको आंक लिया, जज कर लिया कि वो कैसा बंदा है। वही बात अगर एक्यूज़ की करें तो एक्यूज़ का मतलब होता है कोसना, गाली देना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और अप्रिसिएट का मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है, किसी की अप्रिसिएटिंग, तारीफ़ करना, उसको बोलते हैं अप्रिसिएट, ठीक है। अगला वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट में क्या होता है, इंडिक्ट का मीनिंग भी वही होता है। देखो इंडिक्ट का सिनोनिम होता है चार्ज लगाना, किसी पे आप आरोप लगाते हैं उसको इंडिक्ट बोलते हैं। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना या चार्ज लगाना, ठीक। अगला अगर हम इम्प्लीकेट की बात करें,
और एल्यूट की बात करें और मैनिफेस्ट की बात करें तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना किसी को। अगर आप फंसाने की बात करें तो इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना, और मैनिफेस्ट का मतलब कुछ व्यक्त करना, कुछ व्यक्त करना, व्यक्त करना। और एल्यूट का मतलब होता है चतुराई। तो इंडिक्ट का मतलब आरोपित कह सकते हैं, आरोप लगाना। तो इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, चार्ज इसका एंटोनियम सिनोनियम हो गया। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना। एल्यूट का मतलब क्या होता है, एल्यूट का मतलब होता है चतुराई। और आपका मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं डेल्यूग। डेल्यूग का मतलब होता है बाढ़, फ्लड, सिनोनियम हो गया फ्लड। अब कन्फ्यूज़न तो आपको पता है, उलझन जैसा कन्फ्यूज़न को उसको बोलते हैं। वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार होता है। और डिसेप्शन का मतलब धोखा, किसी को धोखा देना। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होगा, धोखा। ठीक, तो ल्यूसिडिटी स्वच्छ, क्लियर। ल्यूसिडिटी का आपका सिनोनिम क्लियरिटी हो गया। फ्लूइडिटी और फ्लुएंसी होता है धारा प्रवाह, दोनों सिनोनिम है। पोलाइटनेस शिष्टता। अगला आता है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है आपका आंकना। अप्रेज का मतलब आंकना, इसका सिनोनिम होगा जज। ठीक, अप्रिसिएट और प्रेज प्रशंसा करना होता है। और अक्यूज का मतलब होता है गाली देना। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, तो सिनोनिम होगा चार्ज। इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना। और एल्यूट का मतलब चतुराई से बाहर निकलना। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक, ऐसे डेल्यूग का मतलब होता है फ्लड, मतलब बाढ़। और कन्फ्यूज़न का उलझन। डिसेप्शन का मतलब धोखा। और वेपन का मतलब हथियार होता है। चलिए ठीक है, कुछ और वर्ड की तरफ चलते हैं, लोग अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है दोस्तों, अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है रहस्यपूर्ण या रहस्यमय। तो इसका सिनोनिम होगा रिडिकुलस। डिलीजेंट का इसका जो सिनोनिम होगा रिडिकुलस। अगला डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या है, मेहनती। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, फुर्तीला। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। ठीक, तो एब्सर्ड का रहस्यमय, तो रहस्यमय का सिनोनिम रिडिकुलस हो जाएगा। डिलीजेंट मेहनती, ब्रिस्क फुर्तीला, कॉम्प्लेक्स जटिल। सैलिटरी। सैलिटरी का मतलब होता है अकेला, अकेलापन। अकेलापन तो इसका सिनोनियम हो जाएगा लोनली। ठीक, और सैड का वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। और सब्टल का मतलब होता है कपटी। ठीक, सब्टल का मतलब क्या होता है, कपटी। सैड का आपको पता ही है, सोलिटरी अकेलापन, लोनली। और वॉलंटरी का स्वेच्छा। अगला आता है पैसिफिक, प्रिय, सिनोनिम होगा पीसफुल। अगर हम डीप की बात करें तो गहरा। वाइट जो होता है अपने आप में वाइट, सफ़ेद। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है चौड़ा, कोई चीज़ है चौड़ा, एक्सटेंसिव, एक्सटेंस कर दिया, बढ़ा दिया, चौड़ा। कहते हैं डेट एक्सटेंस कर दिया, बढ़ा दिया, वही एक्सटेंसिव है। ठीक है, अब आता है हमारा वंडर। वंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, घूमना। तो वंडर का मतलब है घूमना, इधर उधर भटकना। तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो होगा रोम। ठीक है, राइड का मतलब राइडिंग करना। और ट्रीट, जैसे किसी को ट्रीट देना, दावत टाइप का। और डिज़ायर अपनी इच्छा, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक, तो ये हमारे आज के 8 सिनोनिम थे। दोस्तों कहने को 8 हैं, मैं कह रहा हूँ 8 मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो उसके अंदर 4 अलग से हैं मैं उसका मीनिंग भी आपको बता रहा हूँ। तो 8 जो कम से कम 30 के आसपास हम लोग वर्ड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि भले ही 8 मैंने पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर 4 जो वर्ड है मैं उसकी मीनिंग भी बता रहा हूँ। तो इससे आपको कम से कम 30 के आसपास सिनोनिम डेली का डेली आपका तैयार होगा। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। चलिए हम कुछ वर्ड्स और देखते हैं इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो चलिए आज के लिए हम लोग 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है, उसको देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को आज यहीं ऑफ करते हैं। डिप्लोमेटिक, एटिक एंड प्रेसिडेंस। तो दोस्तों क्या होगा इसका, इसका होगा हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होगा, प्रोटोकॉल। तो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक, एटिक एंड प्रेसिडेंस, तो इसका हमारा क्या होगा, प्रोटोकॉल, या फिर कह सकते हैं क्रमाचार, अगर हिंदी में बोले तो क्रमाचार। अगला है टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, तो इसका क्या होगा, एब्डिकेट। तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं, बस बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या है कि टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन,
हाई पोजीशन पे हो, अथॉरिटी और कंट्रोल, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट, ठीक है। टू रिनाउंस हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इसको कहते हैं एब्डिकेट, जैसे गद्दी छोड़ने जैसा बात, बड़ी गद्दी जैसे छोड़नी हो। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, क्या है दोस्तों, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, इनएक्सोरेबल होगा इसका, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, ठीक, इनएक्सोरेबल। एन ऑब्जेक्ट एंड पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, तो इसका क्या होगा, स्पेसिमैन, स्पेसिमैन, तो एन ऑब्जेक्ट एंड पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, स्पेसिमैन। लास्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, तो टू पॉपुलर वोट, इसका क्या होगा, जो रेफरेंडम होगा इसका, ठीक। तो हमारे ये 5 है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक एंड प्रेसिडेंस, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक एंड प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल, टू renounce a high position of authority or control, abdicate, not to be moved by entity, inexorable, an object and portion serving as a sample specimen, और the practice of submitting a proposal to popular vote referendum, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। भले हम वाइट बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि किरण पब्लिकेशन एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, जिस जो मार्केट में आप खरीदने का महंगी भी आएगी, तो क्यों ना यहाँ पर फ्री में उस कुरन पब्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह में रख दूँ। डेली 20-22 क्वेश्चन और कुछ वर्ड्स मीनिंग अगर हम करते भी हैं तो भले हम कच्चों की चाल चलें, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने में हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा। बस आपको करना इतना है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उसको आप अलग से नोट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन और अगले वर्ड मीनिंग का। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।